पहले हमको ये समझना है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब तक जो पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ेंगे उसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। मोशन को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। दोनों फर्क क्या होता है? बेसिक फर्क ये है कि अगर कोई बॉडी के अंदर कोई दो पार्टिकल को ज्वाइन कर दो, किसी बॉडी के अंदर किसी दो पार्टिकल को ज्वाइन कर दो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, अगर वो अपना ओरिएंटेशन एंगल किसी एक्सिस के साथ नहीं बदल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। हम कहते हैं एनी लाइन within the body do not change its orientation with any axis. Any line within the body do not change its orientation, मतलब एंगल, with any of the axis, then that is called translational motion. जबकि अगर वो एंगल चेंज कर देगा, we call it rotational motion. If orientation of a line within the body changes with any axis, it is called rotational motion. सर बोर्ड नहीं दिख रहा साइड पर। It is called rotational motion. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये मान लो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक डब्बा है। हमें डब्बे के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस डब्बे के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट, किसी दो को ज्वाइन कर दो, किसी भी दो को। मान लो हमने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, यहां एक लाइन बनेगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, और हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन बनेगा। मान लो ये जो है लाइन, ये एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और हम इसको इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? क्या एक्स एक्सिस के साथ ये ए बी का एंगल चेंज हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा है। हमेशा ये एक्स एक्सिस के साथ वही एंगल बना रहा है। इनफैक्ट कोई भी ले लो एक्सिस, ये ले लो वाई एक्सिस, इसके साथ ये 90 बना रहा है, हमेशा 90 बना रहा है। हाँ सर, यस सर। कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं तुमको मिलेगा जिसके साथ ये कभी भी, कोई भी ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, इस पोजीशन और इस पोजीशन और इस पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। याद रखना, ये ऐसे है तो ये ऐसे ही है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इसकी खासियत होती है ट्रांसलेशनल मोशन में कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, हर पॉइंट की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होती है। इसलिए अगर हमने कह दिया इसकी वेलोसिटी v वेक्टर है और इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है, हम ये नहीं कहते हैं कि अपर पॉइंट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है या लोअर पॉइंट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है। 6 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड का मतलब है हर पार्टिकल इसका एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, यानी हर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री जो है एक जैसी है। अब ये बताओ, जब ये ऐसे घूम रहा है तो क्या ये ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है? क्या ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ चेंज हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा ना। ये भी ट्रांसलेशनल मोशन ही है। भले सेंटर ऑफ मास या हर पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है, बट ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ये अपना ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा है,
इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर, इसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर, बट होता दोनों ट्रांसलेशनल ही है। अब ये इस तरह से था, थोड़ा सा बढ़ा और थोड़ा सा घूम गया, एंगल चेंज हुआ, हाँ सर हो गया। रोटेशनल, हो गया। रोटेशनल। किसी एक एक्सिस के साथ, किसी भी एक एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का एंगल थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो रोटेशनल, तो रोटेशनल। पहले ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में अंतर समझ लो। तो समझो इसको, इसका मतलब होता है कि अगर एक ब्लॉक या अगर एक डस्टर यहां पर था, फिर ये यहां पहुंचा और फिर ये यहां पहुंचा, तो अगर इसकी कोई हम पॉइंट ले लेते हैं ए, बी और सी, 3 पॉइंट ले लेते हैं ए, बी और सी, तो आप क्या देखेंगे कि जो लोकस ए का है, जो लोकस ए का है वही लोकस बी का है, और वही लोकस सी का है। यानी कि सबकी डिस्टेंस, सबकी डिस्प्लेसमेंट, सबकी सब कुछ सेम। अगर किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर v है तो a की वेलोसिटी भी v है, b की वेलोसिटी भी v है और c की वेलोसिटी v है। अगर इसकी एक्सीलरेशन a है तो इसका हर पॉइंट सेम एक्सीलरेशन से सेम डायरेक्शन में चल रहा है। एग्रीड? इसीलिए यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा, देयरफॉर नो पार्टिकल इज एट रेस्ट, नो पार्टिकल इज एट रेस्ट। इफ द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल इज वेक्टर v, वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज वेक्टर v। इसीलिए यहां काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mi इंटू वी स्क्वायर, इसका सम। तो सबकी वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी जब सेम है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। चूंकि सबकी वेलोसिटी सेम है इसीलिए m1 पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है, m2 की वेलोसिटी v है, m3 की वेलोसिटी v है, तो v कॉमन आके बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा सिंपली हाफ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर। होगा ना? यस सर। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इस मोशन को सीखने के लिए, करने के लिए आपको इस चैप्टर की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इस टाइप के मोशन को पढ़ने के लिए तुमको वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, तुमको रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। तुमने अब तक जो पढ़ा है न्यूटन लॉज वो काफी है। दूसरी बात, इसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशनल। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशनल, रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशनल, स्ट्रेट लाइन पे ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, इसलिए रेक्टिलीनियर बोलते हैं। अब जरा सोचो, ये डस्टर यहां पर था, फिर ये पहुंचा यहां पर, फिर ये पहुंचा यहां पर, फिर ये आया यहां पर, और फिर ये आया यहां पर। ए पॉइंट का ट्रेजेक्टरी ये है, बी पॉइंट का ट्रेजेक्टरी ये है, या सी का, और इसका ट्रेजेक्टरी ऐसे है। हर तरह से आइडेंटिकल है, हर तरह से आइडेंटिकल। इसका जितना ये है, ये जो कर्व है, यही कर्व थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया पैरेलली, हर चीज बराबर है। यानी अगर हम कहते हैं अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर v थी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर v थी, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर v ही थी। यहां भी देखो, कोई भी लाइन अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल। हर पार्टिकल की लोकस आइडेंटिकल होती है, हर पार्टिकल की डिस्टेंस सेम होती है। हम यहां बोलते हैं इसकी रोटेशनल क्वांटिटी जीरो है, यानी इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, और इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इसका लीनियर क्वांटिटी डिफाइंड होता है, इसका कोई एंगुलर क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी भी एक लाइन ने
किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, जरूर नहीं कि सबके अबाउट, हो सकता है 2 एक्सिस के अबाउट चेंज ना हो रहा हो, एक के अबाउट चेंज हो रहा हो, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट चेंज हो गया तो वो रोटेशनल होगा। याद रखना, इफ एनी लाइन, ये इस तरह से था और आपका ये कोई लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा, किसी एक के साथ थोड़ा सा भी एंगल बदल गया तो रोटेशनल होगा। तो अगर ये एंगल ये थीटा बना रहा था, कुछ देर बाद ये ऐसे पहुंचा और ये हो गया ऐसा, सच दैट वही पॉइंट ए और वही पॉइंट बी, अब जो ए और बी लाइन था जो हमने इसमें ड्रॉ किया था, वो अब एंगल बना रहा है थीटा डैश, where theta dash is not equal to theta. We call this as rotational motion. हम कहेंगे रोटेशनल मोशन है। अब कहाँ के अबाउट है, क्या एक्सिस, वो हम जानेंगे, बट एक भी एक्सिस बदला तो हो गया रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल, स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। जो धरती होता है स्पिन कर रहा है अपने नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट, उसमें क्या होता है, देखो ये धरती स्पिन कर रहा है, ये अर्थ है या ग्लोब है, हमारे पास ये ग्लोब है और हम इसको स्पिन कर रहे हैं, ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ, और ये इसके अबाउट स्पिन करता है ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करता है, इसीलिए हमको सन ईस्ट टू वेस्ट दिखता है। सन सेट नहीं होता है, याद रखना, सन सेट नहीं होता या राइज नहीं होता है। जब धरती जब सेट होती है हम कहते हैं सन राइज हो गया, और जब धरती राइज होती है हम कहते हैं सन सेट हो गया। ठीक, तो बिकॉज अर्थ स्पिन करता है वेस्ट टू ईस्ट, हमको सन दिखता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, इस तरह घूम रहा है। अब समझो, अर्थ का हर पार्टिकल एक सर्किल पे घूम रहा है। ये जो पार्टिकल है अर्थ का, यहां एक पार्टिकल ले लो, सरफेस का कोई भी पार्टिकल, जो इक्वेटर पे कोई पार्टिकल है, जो इक्वेटर पे कोई पार्टिकल है, वो इस सर्किल पे, वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इक्वेटर पे जो पार्टिकल है ए, वो रेडियस आर के सर्किल पे घूम रहा है, वो रेडियस आर के सर्किल पे घूम रहा है। यहां एक पार्टिकल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और यहां एक पार्टिकल है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वो भी घूम रहा है सर्किल पे, लेकिन उसकी रेडियस अलग है, उसकी रेडियस अलग है, लेकिन ये भी एक सर्किल पे घूम रहा है। बल्कि अगर अंदर का कोई पॉइंट ले लो, सरफेस का पॉइंट नहीं लो, अंदर का कोई पॉइंट ले लो, यहां का कोई पॉइंट ले लो, डीप इनसाइड, वो भी एक सर्किल में घूम रहा है। एवरी पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एवरी पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या है, सेम है। एवरी पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विद सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा सबकी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है। क्यों? सेम टाइम में हर एक पार्टिकल अपना सर्किल कंप्लीट करेगा, सेम टाइम में हर एक पार्टिकल अपना सर्किल, तो सबकी टाइम पीरियड सेम है, सबकी एंगुलर जो है ओमेगा सबकी सेम है, थीटा सबकी सेम है। ये लाइन अगर एंगल थीटा घूमेगा तो ये लाइन भी एंगल थीटा ही घूमेगा ना। यस सर। ये बात और है कि इसके साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ ये अपना एंगल चेंज नहीं कर रहा है, हमेशा ये लाइन 90 ही बनेगा। इस वर्टिकल एक्सिस के साथ ये जो रेडियस है OA, ये हमेशा 90 बनेगा, वो ठीक है, बट एक्स के साथ ये जितना थीटा घूमेगा उतना ही थीटा ये घूमेगा, तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है। इसीलिए यहां जो काइनेमेटिक्स लगता है वो सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स लगता है। इसीलिए मैंने कहा था सर्कुलर मोशन इतना इंपॉर्टेंट था। हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर ये अल्फा होता, ये तो ओमेगा कांस्टेंट है, एवरी पार्टिकल मूव्स ऑन सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस having same value of angular quantity but different value of linear quantity. देखो, every particle moves on circular path. Every particle moves on circular path.
with same angular quantity, with same angular quantity, थीटा सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, अल्फा सेम होगा, सेम एंगल घूमेगा, सेम स्पीड से घूमेगा रेडियन जो है इसमें, और सेम अल्फा से, लेकिन सबका लीनियर क्वांटिटी अलग अलग। क्यों होगा? लीनियर क्वांटिटी होता है रेडियस इनटू रोटेशनल क्वांटिटी। लीनियर तो v इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा तो सेम है बट आर अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, इसलिए सबकी जो है डिस्टेंस ट्रेवल सबकी अलग होगी, स्पीड सबकी अलग होगी, इसीलिए सबका एंगुलर एक्सीलरेशन अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम जानते हो फैन घूमता है, जब फैन हमारा घूम रहा है, फैन में सबसे ज्यादा स्पीड उसके टिप पे होता है और सबसे कम स्पीड जीरो उसके सेंटर पे होता है। जो सेंटर पे फैन का पॉइंट है उसको तुम चलते हुए में टच कर सकते हो, पर जो सबसे दूर का पॉइंट होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम में। तो याद रखना, एवरी पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विद सेम एंगुलर क्वांटिटी बट डिफरेंट लीनियर क्वांटिटी, लीनियर क्वांटिटी। यानी यहां पे ट्रेजेक्टरी आइडेंटिकल नहीं होता है। अब बताओ, अगर हम कहना चाहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, या हम कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फैन, हम लीनियर स्पीड फैन का कैसे डिफाइन करेंगे? सो बताओ। इस पॉइंट की स्पीड है ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट की स्पीड है ओमेगा इंटू आर, इसकी है ओमेगा इंटू आर बाई टू, इसकी कितनी है? जीरो। जो पोल पे पॉइंट होता है उसकी लीनियर, उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो, क्योंकि वो जीरो रेडियस के सर्किल में घूम रहा है। v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा होता है ना, ओमेगा इंटू आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये बताओ, इसकी स्पीड अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, और डायरेक्शन तो पूरे पे अलग है, पूरी सर्किल पे, तो हम इसकी वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ दिस, वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस। हम कह सकते हैं ये इतने रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, बट अगर स्पीड की बात करते हो, लीनियर स्पीड की, तो तुम्हें बताना पड़ेगा किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो दे नो मीनिंग ऑफ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस अर्थ, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर सिर्फ स्पिन कर रहा है अर्थ, चल नहीं रहा है, तो उसका वेलोसिटी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अलग अलग जाएगा, एक फॉरवर्ड तो एक जाएगा बैकवर्ड, इस तरह से। अगर डायमेट्रिकली देखोगे, अगर किसी को स्पिन कर दो तो उसका दोनों पॉइंट अगर इस तरह से घूम रहा है, तो इस साइड का पॉइंट मेरे तरफ आ रहा है, तो इस साइड का पॉइंट तुम्हारी तरफ जा रहा है टेंजेंशियली, ये तुम्हारी तरफ जा रहा होगा टेंजेंशियली, तो ये मेरी तरफ आ रहा होगा, यानी दोनों की स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ वेलोसिटी डिफाइन नहीं होता है। So there is no meaning of, we cannot say what is the velocity of this, we have to tell what is the velocity of this point, we cannot say the velocity of this entire body, because हर point body का अलग अलग velocity से चलता है। तो याद रखना, सब सर्कुलर मोशन पे घूमता है। द लोकस ऑफ, याद रखना, जब ये सर्कुलर मोशन, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू कैपिटल आर, इसकी होगी ओमेगा इंटू कैपिटल आर बाई टू, इसकी वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि एक्सिस से जितनी ज्यादा दूरी होगी ओमेगा इंटू आर। अब एक्सिस क्या होगा? इसको बोलते हैं एक्सिस। जब भी कोई रोटेशनल मोशन होता है तो हर पार्टिकल सर्किल पे घूम रहा है, ये पार्टिकल भी सर्किल पे घूम रहा है, ये भी सर्किल पे घूम रहा है, ये भी सर्किल पे घूम रहा है, इसके नीचे वाला भी सर्किल पे घूम रहा है। हर एक का सेंटर जो होता है, हर एक सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होता है वो एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, यहां हम एक्सिस को डिफाइन करते हैं, द लोकस ऑफ, हम इसको डिफाइन करते हैं, ये जो एक्सिस तुम्हारा दिख रहा है, इसकी खासियत क्या है? इस एक्सिस का हर पॉइंट जीरो पर है, इस एक्सिस का हर पॉइंट जीरो पर है। दूसरी बात, इस प्लेन में, यहां से एक प्लेन कट करो, इस प्लेन में जितने भी सर्किल होंगे सबका सेंटर यहां लाई करेगा। उसी तरह यहां एक प्लेन कट करो, इस प्लेन में जितने सर्किल होंगे सबका सेंटर यहां लाई करेगा। इसके नीचे इक्वेटर पे एक प्लेन कट करो, इस इक्वेटोरियल प्लेन में जितने सर्किल होंगे सबका सेंटर इस पे लाई करेगा। सारे सर्किल का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो वी कैन से
सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ्स, center of all circular paths lie on a line, center of all circular paths lie on a straight line. इस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या होती है? All the points on this straight line have zero velocity. This is called axis. Center of all circular paths lie on a straight line, that is called axis. All points on axis are at rest. All points on axis are at rest. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है, मंडे मैथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाऊंगा. मैं अगर इसको ऐसे रोटेट कर दे रहा हूं तो इसका हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसका हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. इसका कॉमन सबका सेंटर कहाँ आएगा? इस पेन के एक्सिस के लॉन्ग आएगा. अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन का जो रॉड होता है जिसपे वो हैंग किया होता है स्पिंडल, उसके अबाउट उस एक्सिस में अगर एक लाइन खींचोगे तो वो पॉइंट तुमको उसका हर पॉइंट रेस्ट पे दिखेगा. तो वो हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब कुछ लोग ये कहते हैं, हम पढ़ेंगे चल के, कि तीसरा मोशन भी होता है. हमें पढ़ाया जाता है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी. बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है. मोशन दो ही टाइप का होता है, या तो ट्रांसलेशनल या तो रोटेशनल. जो कंबाइंड मोशन तुमको दिखता है ना, वो तुम्हारा भ्रम है, वो तुम्हारा भ्रम है. हर कंबाइंड मोशन किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन होता है, प्योर रोटेशनल मोशन होता है. हम उस एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाता है. हम उसको निकालने का तरीका सीखेंगे बाद में. इसलिए हम बोल रहे हैं दो ही टाइप का मोशन होता है, या तो ट्रांसलेशनल या रोटेशनल. एंगल बदला रोटेशनल, एंगल बदला रोटेशनल, एंगल नहीं बदला ट्रांसलेशनल. अब रोटेशनल किसके अबाउट होता है वो हम वहां पे देख लेंगे. तो ये इसका बेसिक चीज है, ये इसका बेसिक चीज है. अब हम बात कर रहे हैं रीड बॉडी की. रीड बॉडी का मतलब क्या है? हम चाहते हैं इस चैप्टर में कि अगर ये थीटा से घूमे, हम चाहते हैं कि अगर ये थीटा से थीटा डैश हो, ये अगर 30 डिग्री था थीटा से थीटा डैश हो, तो हर पॉइंट उसी से घूमे. यानी हम ये चाहते हैं ये जो पॉइंट है CD, और CD में भी ये चेंज वही आए. हम चाहते हैं जो पॉइंट, जो एंगल का चेंज AB में आए, वही एंगल का चेंज CD में भी आए. कहने का मतलब है पूरे बॉडी में हर लाइन की एंगुलर क्वांटिटी सेम आनी चाहिए. पूरे बॉडी में हर लाइन, कोई भी लाइन बनाओ, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, अगर AB लाइन ओमेगा से घूम रहा है, तो CD लाइन भी ओमेगा से उसी डायरेक्शन में सेम ओमेगा वेक्टर से घूमनी चाहिए. ये कब होगा? ये कब होगा? जब A और B के बीच म्यूचुअल सेपरेशन चेंज नहीं होगा. जब A और B के बीच म्यूचुअल सेपरेशन चेंज नहीं होगा. समझो इसको. ये पेन है और ये क्या है? एक किसी ने मुझे दिया था, विजिटिंग कार्ड था, मैंने इसको तोड़ दिया. ठीक है, खैर इससे अच्छा यूज विजिटिंग कार्ड का नहीं हो सकता था. तो अब मैं इसको अगर घुमा रहा हूं ऐसे करके, मैं इसको कैसे करूं, ऐसे करके, चलो जो भी, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं. तो ये बताओ, क्या ये कार्ड रीड बॉडी है? क्या इस कार्ड में कोई भी दो पॉइंट ले लें, क्या इस कार्ड के ऊपर कोई भी दो लाइन खींच दें, A और B पॉइंट, क्या A और B के बीच का सेपरेशन, म्यूचुअल डिस्टेंस नहीं बदल रहा है? करेक्ट है ना? तो ये रीड बॉडी है. बट क्या ये पेन प्लस ये रीड बॉडी है? क्या ये पेन प्लस ये रीड बॉडी है? बताओ. नो सर, नहीं है, नहीं है. ये रीड बॉडी है, ये नहीं है. समझ लो इसको. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं इस पेन को पकड़ूं हाथ में और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं सर्किल पे, मैं इसमें इसको डाल दूं, ये ना घूमे. हो सकता है ये ना घूमे, ये पूरा घूमता रहे, ये ना घूमे. हो सकता है. एक फिल्म आया था अक्षय कुमार का, रॉडी राठौर. उसमें क्या था? उसमें
एक बार एक फाइट सीन होता है, वो साउथ का रीमेक था, उसमें एक फाइट सीन होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे करके एक डंडा होता है, यहां पर एक कुछ ऐसा गिरनी टाइप का लगा हुआ होता है, यस सर। याद है? क्या लगा हुआ है? यस सर। हाँ सर याद है। हाँ हाँ। राजवर्धन को तो पक्का याद होगा, सर मेरे को क्या याद होगा? है ना यार? ये सब तुम लोगों को याद होगा, मैं जानता हूँ। उसमें डायलॉग भी होता है जो बोलता है कि जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं करता हूँ, नहीं, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं पक्का करता हूँ, ये होता है ना कुछ वो डायलॉग। मैं डेफिनेटली करता हाँ, डेफिनेटली करता हूँ सही। हाँ, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है लड़ने के लिए, उसमें क्या होता है, ये ऐसे घूमते रहता है इसके ऊपर ऐसे करके। ऐसा कि इंस्ट्रूमेंट मेरे घर में यूज होता था, मम्मी क्या करती थी, वो बनाती थी, गुजिया होता है, गुजिया होता है, उसमें एक वो सूजी का और दूध का वो भर के उसको तला जाता है, तो उसको काटने में काम आता है। प्लास्टिक का। या ये समझो पिज्जा कटर होता है, आजकल एक पिज्जा कटर होता है, वो होता है पिज्जा कटर। उसमें क्या होता है, हो सकता है कि आपका ये फिक्स हो और ये घूमते रहे, यानी ये रीड बॉडी, अगर उसको वेल्डिंग कर दोगे तो ये जितना घूमेगा इसका भी लाइन उतना ही घूमेगा, रीड बॉडी वो कहलाता है। ये देखो सर आपका वीडियो अटक रहा है। अटक रहा है, हाँ सर। नहीं सर, देखो, नहीं अटक रहा है। ये बोतल है, इसमें पानी है, मैं इस बोतल को स्पिन कर रहा हूं, अगर ये नॉन विस्कस है, फ्रिक्शन नहीं है, पानी उसमें, मैं बोतल को रोटेट कर रहा हूं, पानी को रोटेट नहीं कर रहा हूं, पानी वहीं रहेगा, बोतल घूमता रहेगा, पानी वहीं रहेगा, बोतल घूमता रहेगा। यस सर। ये पानी जो है नहीं घूम रहा है, पानी को कौन घुमाएगा, मैं तो नहीं घुमा रहा हूं, इसके दीवार का फ्रिक्शन इसको घुमा सकता है, बट फ्रिक्शन है नहीं, नॉन विस्कस है, मैं इसको घुमा रहा हूं, बोतल रोटेशन में है, और मैं इसको इस तरह डाल दूं पानी भर के, और इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर दूं, तो तुम क्या देखोगे, ये तो रोलिंग मोशन में है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, बट पानी जो है वो सिर्फ चल रहा है। ये हो गया नॉन रीड बॉडी, ये हो गया नॉन रीड बॉडी। क्यों? क्योंकि अभी अगर पानी का डिस्टेंस और यहाँ के पानी का कोई पार्टिकल ले लो और इसका कोई ये ले लो, उसकी डिस्टेंस है, अब ये बदल जाएगा, ये हो गया नॉन रीड बॉडी। इसलिए हम पढ़ेंगे बाद में रोलिंग के केस में। तो इसमें याद रखना, ये रोटेशन में है, बट पानी ट्रांसलेशन में होगा, पानी रेस्ट पे है, ये समझो पानी रेस्ट पे है, ये रोटेट कर रहा है, पानी रेस्ट पे, और मैं इसको रोल कर दूं तो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, बट पानी सिर्फ चल रहा है इसके साथ। इसलिए रॉ एग और बॉइल्ड एग दोनों अगर इंक्लाइन प्लेन पे से छोड़ोगे तो देखोगे कि रॉ एग जो है और बॉइल्ड एग को नीचे तक पहुंचने में टाइम अलग अलग लगता है। क्यों लगता है बताऊंगा। क्योंकि रॉ एग के केस में अंदर का मटेरियल सिर्फ ट्रांसलेट करता है, और एग जो है वो घूमता भी है और ट्रांसलेट भी करता है, यानी इसके पास दोनों चीज होती है, रोटेशनल मोशन भी और ट्रांसलेशनल मोशन भी, रॉ उसके बाउंड्री के पास। जबकि एग के पास, एग का जो अंदर मटेरियल है लिक्विड, वो घूम नहीं पाता है, वो सिर्फ चलता है। जबकि अगर हम बॉइल्ड एग लेंगे, या हम इसी को बोल सकते हैं, इसमें पानी दे दो इक्विवेलेंट टू रॉ एग, और इसको फ्रीज कर दो, इसको आइस बना दो, ये हो जाएगा क्या, बॉइल्ड एग। तो उस केस में अलग आता है। अब तुम ये सोचो कि मान लो मेरे पास, तुम ये भी सोच सकते हो, इसका एक इलस्ट्रेशन और है कि मान लो कि मेरे पास एक इस टाइप का कोई चीज है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर इस इंक्लाइन प्लेन, ये फ्रिक्शनलेस है, ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर मैंने क्या किया, एक डिस्क को या स्फेयर को छोड़ दिया,
मैंने यहां पर से एक डिस्क या स्फीयर को छोड़ दिया, मैंने यहां पर से एक डिस्क या एक स्फीयर को छोड़ दिया, तो क्या होगा? सर वो बिना घूमे नीचे आ जाएगा। वो बिना घूमे नीचे आ जाएगा, वो बिना घूमे नीचे आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। तो होगा क्या, अगर समझो, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, या मैं यहां पर एक पॉइंट इस तरह से ले रहा हूं, किस तरह से, मान लो मैं इसको यहां से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको इस तरह से बनाता हूं, रुको, मैं यहां पर इस तरह से कर्व पाथ लिया हूं, एक हेमिस्फेरिकल बॉल लिया हूं, और मैंने यहां पर क्या किया है कि बॉल को ऐसे करके छोड़ दिया, मैंने यहां पर एक बॉल को छोड़ दिया, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, हाफ स्फेरिकल बॉल है, एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल है। मैंने जब उसको यहां छोड़ा था तो इसके एक पॉइंट P था जो इसके साथ कांटेक्ट में था, जब मैंने इसको छोड़ा था उसमें इसका एक पॉइंट P था जो इसके कांटेक्ट में था, पॉइंट Q यहां पर था, PQ, एक यहां पर पॉइंट था हॉरिजॉन्टल पे R, और एक पॉइंट यहां था S। जब ये यहां पहुंचेगा तो Q आ जाएगा कांटेक्ट में, आएगा, होगा बोलो, क्योंकि हाँ सर ये फ्रिक्शनलेस है ना? हाँ फ्रिक्शन स्मूथ लिखा ना, सर फिर ये पी आएगा ना सर नीचे कांटेक्ट में? क्यों आएगा? P आएगा मतलब तो घूम गया ना ये, बता रहे रोटेट क्यों नहीं, देखेंगे अभी। mg यहां पूरे मोशन में इसके फोर्स कौन कौन सा लग रहा है बताओ, mg यहां नॉर्मल, यहां दो ही फोर्स है ना, यस सर। फ्रिक्शन तो है नहीं, और टॉर्क का कंसेप्ट बताया नहीं, बताएंगे। ये होता है सेंटर ऑफ मास, इसकी सेंटर ऑफ मास है, नॉर्मल इससे पास हो रहा है, नॉर्मल इसको घुमा नहीं सकता है, नॉर्मल इससे पास हो रहा है, नॉर्मल इसको घुमा नहीं पाएगा, mg इससे पास कर, इसको घुमा, इसको घुमाने के लिए ऐसा फोर्स चाहिए था जो सेंटर ऑफ मास से पास ना करे, तो वही इसको घुमा सकता था, वो कोई फोर्स है ही नहीं, ये सिर्फ स्लिप करता है ऐसे। तो ये जो है ना, ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसीलिए अगर आपसे हम ये पूछें, इसीलिए अगर हम आपसे ये पूछें क्या इसके पास कोई ओमेगा होगा, तो नहीं होगा, इसके सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो तुम ये लिख सकते हो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या फिर तुमको अगर यहां पर निकालना है एक्सीलरेशन तो तुम इसको इंक्लाइन प्लेन मान के निकाल सकते हो, तुमको रोटेशनल मैकेनिक्स का कोई काम नहीं है, ये नहीं घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। अभी इसको देखेंगे क्यों नहीं घूमेगा, लेकिन ये समझो कि अगर फ्रिक्शन होता तभी ये घूमता, देखेंगे अभी हम जब आएंगे उस पर। खैर वो मैं शायद बिना बताए ले लिया, क्योंकि तुम लोग अभी तक रोटेशनल के बारे में, टॉर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। खैर कोई बात नहीं, हम उस पर आएंगे फिर तो उसको समझाएंगे, अभी इसको छोड़ दो। चलो नाउ वी आर कमिंग टू, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है समझ लो, रिजिड बॉडी का मतलब है कि आपस में अंदर में कोई इंटरनल मोशन नहीं हो रहा है, आपस में यहां इंटरनल मोशन हो रहा है, देखो यहां इंटरनल मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहां देखो एक लिक्विड का पार्टिकल लो और एक इसका इनर पार्टिकल लो, क्या करो, सिलेंडर में सिलेंडर का एक पार्टिकल लो और इसके साथ लिक्विड है, लिक्विड का एक पार्टिकल लो, ये पार्टिकल P लो और ये पार्टिकल Q लो। हो क्या रहा है, P घूम रहा है ना, और Q क्या है, नहीं घूम रहा है, बताओ। P जो है घूम रहा है, देखो P जो है यहाँ का भीतर का, इसका वॉल पे, इनर वॉल पे जो पार्टिकल है P, वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, और Q जो है नहीं घूम रहा है, यानी P और Q के बीच में इतना रिलेटिव मोशन है,
यस सर। इसका मतलब ये रीड बॉडी नहीं है, इसका मतलब ये रीड बॉडी नहीं है, इसीलिए यहां पर तुम्हारा ये सब नहीं चलेगा, तुम यहाँ पे वो नहीं लगा सकते हो, ठीक। उसको तुमको मानना पड़ेगा अलग, इसको मानना पड़ेगा, तुम दोनों को कॉमन सिस्टम नहीं मान सकते हो। कॉमन सिस्टम मानने के लिए ये नॉन रिजिड बॉडी है, ये नॉन रिजिड बॉडी। रीड बॉडी का मैं डेफिनेशन बता देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है। रीड बॉडी का मतलब है वज्र, रिजिड का मतलब होता है वज्र। वज्र मतलब समझ लो ना, वो डिफॉर्म हो सकता है। इलास्टिक बॉडी भी क्या कहलाएगा, नॉन रिजिड ही कहलाएगा। उसको दबाओ, रबड़ को या स्प्रिंग को तुम क्या बोल सकते हो, वो चीज नहीं है, क्या है वो, नॉन रिजिड बॉडी है। रिलेटिव सेपरेशन, इफ रिलेटिव सेपरेशन between 2 points, if relative separation between 2 points within the body do not change, या कह सकते हैं there is no internal motion, there is no internal relative motion between two particles, two inner particles, there is no slipping between two particles, that is called rigid body. इसका मतलब है हमने कह दिया ओमेगा है तो सबका ओमेगा सेम है, क्योंकि ऐसा होगा जब स्लिप करेगा तो क्या होगा, एक का ओमेगा ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा। तो अगर मेरे पास वो अभी मेरे पास घर पे है, जब मैं मंडे को दिखाऊंगा, एक गिरनी होता है, उसके ऊपर एक और गिरनी होता है, उसके ऊपर एक और गिरनी होता है, एक बड़े डिस्क के अबाउट एक दूसरा डिस्क घूम रहा है, एक डिस्क है उसके सेंटर पे एक दूसरा डिस्क घूम सकता है और उसके सेंटर पे तीसरा डिस्क घूम सकता है, तीनों को घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको, तो क्या देखोगे, ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, तो दैट इज नॉन रिजिड बॉडी, क्योंकि तीनों का ओमेगा सेम नहीं है। पहला डिस्क रीड बॉडी है, दूसरा रीड बॉडी है, तीसरा रीड बॉडी है, बट 1+2 रीड बॉडी नहीं है, कि उनके बीच में रिलेटिव एंगुलर स्लिपिंग हो रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन रीड बॉडी, ठीक है। अब देखो, हम पहला टॉपिक जिसकी बात करेंगे, ये समझने के बाद कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, जो हम पहला टॉपिक का बात करेंगे, दैट टॉपिक इज सेड टू बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम जानने की कोशिश करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है काउंटर पार्ट ऑफ मास। मास का काउंटर पार्ट होता है, जो मास करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। कैसे होता है देखो, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, अर्थ है, मान लो अर्थ ही है या कुछ भी है, मैटर नहीं करता है। मेरे पास ये कोई एक रीड बॉडी है और ये ओमेगा से घूम रहा है, इस एक्सिस के और ये ओमेगा से घूम रहा है। हमको इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी होता है समेशन ऑफ हाफ mI/VI², ये होता है ना, समेशन ऑफ द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा समेशन ऑफ, मान लो यहां पर एक ith पार्टिकल है, मान लो यहां पर एक पार्टिकल जिसका मास है mi, मान लो यहां पर एक पार्टिकल जिसका मास है mi, और अगर यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस है ri, ये डिस्टेंस है ri, तो यहां पर अगर मास है तो क्या ये इस सर्किल पे घूमेगा, तो क्या इस सर्किल की, क्या इसकी स्पीड होगी vi इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ri। यस सर। ओमेगा सेम है, आर आई डिफरेंट है। यहां लोग पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगा, यहां लोग पार्टिकल स्पीड कम होगा, यहां लोग स्पीड 0 होगा। ओमेगा तो सबका सेम है। अगर ith पार्टिकल का अगर mi का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ri है तो उसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा, जो हो गया हाफ mi इंटू ओमेगा इंटू ri का होल स्क्वायर।
नाउ तुम समझते हो कि हाफ बार कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बचा कितना, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर होगा ना। हाफ कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, ये अलग अलग है। M1 इसका मतलब ये क्या हो गया, M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस M3 इंटू R3 स्क्वायर। दैट मीन्स mass of ith particle into distance of ith particle, perpendicular distance of ith particle from the axis। ये इसको अगर हम एक सिंबल दे दें, हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या देख रहे हैं, ये कैसा है, ये मिलता जुलता है। जैसे हम ट्रांसलेशन में क्या लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन क्या लिखते थे हम, हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना। इन ट्रांसलेशनल मोशन हम लिखते थे हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर भी हाफ के बदले हाफ है, यहां पे लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर था, ट्रांसलेशन वेलोसिटी का स्क्वायर था, और यहां एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये और ये काउंटर पार्ट है, एंगुलर वेलोसिटी इज द काउंटर पार्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो है काउंटर पार्ट है मास का, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about the axis, that is equal to summation of mi ri square, where mi is the mass of ith particle and ri is the perpendicular distance of ith particle from the axis, mi ri square. This is called अब बताओ मास क्या होता था, मास होता था मेजर्ड वैल्यू ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता था, जिसकी मास ज्यादा है उसको चलाना, उसको रेस्ट से चलाना या चलते हुए से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जिसकी मास कम होती है उसको चलाना, उसको एक्सिलरेट करना या डिक्सिलरेट करना, या यूं कह उसकी वेलोसिटी में पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज करना आसान होता है। जिसका मास कम होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस कम देता है। जिसकी मास ज्यादा, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना, या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज, दोनों मुश्किल होता है। इसीलिए जो ट्रेन होता है, गुड्स ट्रेन जब 80 बॉगीज में कोल लेके जाता है, सीमेंट लेके जाता है, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गुड्स ट्रेन को रेस्ट से स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, गुड्स ट्रेन को रेस्ट पे से स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, और चलते हुए उसको स्टॉप करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। वो वेलोसिटी गेन करने में बहुत टाइम लेता है, और वेलोसिटी गेन करने के बाद उसको रुकने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो ईएमयू ट्रेन होता है, ईएमयू या मेट्रो होता है, मेट्रो को क्या होता है, जल्दी पिकअप करता है, जल्दी स्टॉप होता है, मास कम होता है। मास जो होता है, मोर मास मोर डिफिकल्ट टू चेंज द वेलोसिटी। सिमिलरली मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स मोर डिफिकल्ट टू rotate, less moment of inertia means less difficult to change angular velocity। ये क्या होगा, resistance against the change in angular velocity, inertia of angular motion is called moment of inertia। इसका मतलब क्या हुआ, पुराने टाइम का फैन हुआ करता था, अंग्रेजों के टाइम का जो होता था फैन, उसको स्विच ऑन कर दो तो धीरे धीरे स्पीड गेन करता था, बहुत भारी होता, उसका ब्लेड बहुत भारी होता था, वो धीरे धीरे टॉर्क के कारण स्पीड गेन करता था 5 मिनट के बाद फुल स्पीड पे आता था। और ऑफ कर दो तो फिर धीरे 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 रुकता था, 5 मिनट बाद स्टॉप होता था, क्योंकि मोमेंट इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। अब जो फैन होता है वो तुरंत स्पीड गेन करता है और तुरंत स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसका मोमेंट इनर्शिया कम होता है, वो एकदम फाइबर का होता है बना हुआ। जो टेबल फैन जो होता है फाइबर का होता है। सिमिलरली पहले जो गेट होता था, जिसको बोलते थे महलों का द्वार हुआ करता था, जो किसी किंग का पैलेस होता था, उसमें दरवाजे को खोलने के लिए हाथी बुलाया जाता था। इतना भारी होता था, भारी क्या, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर बहुत ज्यादा होता था। इस हिंज के अबाउट इस डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होता था। उसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए हाथी बुलाना पड़ता था।
लेकिन अब जो डोर आता है वो लाइट वेट होता है, तुरंत कोई बच्चा ही मार देगा तो खुल जाता है और बंद हो जाता है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड किससे है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये क्या होता है? दिस इज द इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया या रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशनल एक्सेलरेशन। जिसका मोमेंट इनर्शिया कम होता है उसको रोटेट करना आसान होता है, जिसका मोमेंट ज्यादा होता है तो मतलब रोटेट करना मुश्किल होता है। मास और इसमें ये सिमिलैरिटी है बट एक डिसिमिलैरिटी भी है। क्या है? मास सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, मास सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मास but also on how the mass is distributed, how the mass is distributed। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बदल दोगे, एक्सिस चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बॉडी का चेंज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट अनलाइक मास, अनलाइक मास, अनलाइक मास दैट इज फिक्स्ड क्वांटिटी। 2 kg है तो 2 kg है, 5 kg है तो 5 kg है, बट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अलग आएगा, इसके अबाउट अलग आएगा, क्योंकि कोई मास m जब वो दूर होगा, वही मास m जब ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सेम मास m अगर 1 मीटर पे है तो लिखोगे m इंटू 1 स्क्वायर, यही मास अगर 2 मीटर पे है लिखोगे m इंटू 2 स्क्वायर, और यही मास अगर 0 पे है, एक्सिस पे ही है, लिखोगे m इंटू 0 स्क्वायर। यानी सेम मास का कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस एक्सिस डिपेंडेंट होता है। तो याद रखना अनलाइक मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI, MI का मतलब मिशन इंपॉसिबल नहीं है, MI मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अनलाइक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन about the axis। ठीक, तो पहला फॉर्मूला तुम्हारा ये है जिसपे अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे क्या करना है। मोमेंट इनर्शिया होता है समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर। RI जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, MI जो है वो RI जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो पहला हम यहां पे न्यूमेरिकल अभी देख रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम आज और कल 2 दिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। हम मंडे को पढ़ेंगे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, और इक्विलिब्रियम के केसेस देखना शुरू करेंगे इंक्लूडिंग टॉपलिंग। 2 दिन वो करेंगे। नेक्स्ट दिन हम पर जो है पूरा तुमको शेड्यूल उसका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन और ये हम शेयर कर देंगे। हम उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कहने को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे, और तुम्हारा जो बेस बन चुका है तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, यहाँ कोई डाउट है किसी को? सो देखो मैंने नोट शेयर किया तुम लोग को। यस सर। एक बार उस नोट्स को देखना पूरा, एक लाइन जो समझ में आए नहीं आए उसको देखना जरूर। अब देखो हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, सम कैलकुलेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले पार्टिकल्स का ले रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला क्वेश्चन, ये एक मास है और ये एक मास है, ये मास है m, ये मास है 2m और ये इनका मिड पॉइंट है। 2 मास है m और 2m और ये इनका मिड पॉइंट है
इसको नाम दे दो ए पॉइंट, इसको नाम दे दो बी पॉइंट, इसको नाम दे दो सी पॉइंट। ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस भी आर, ठीक है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट मासेस है m और 2m, जिनके बीच का डिस्टेंस है 2r, ये इसका मिड पॉइंट है। मेरे से पूछा गया है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक्सिस 1 के अबाउट बताओ। I1 कितना होगा? 0 0 m इंटू 0 स्क्वायर, इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका डिस्टेंस भी 0, तो 0 होगा। इसके अबाउट क्या होगा? ये एक परपेंडिकुलर है यहां से, I2 कितना होगा बताओ? m इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2m इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक्सिस से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओ? 2r। तो आ गया 8m स्क्वायर। I3 I1 है, ये इस एक्सिस का नाम दिया है एक्सिस नंबर 1, इस एक्सिस का नाम दिया है एक्सिस नंबर 1, इस एक्सिस का नाम दिया है एक्सिस नंबर 2, ठीक है ना। इस एक्सिस का नाम दे रहे हैं एक्सिस नंबर 3। I3 बताओ कितना हो जाएगा? 2m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू 2r स्क्वायर, सही है? ये हो जाएगा 4mr स्क्वायर। और इसके अबाउट मिड पॉइंट एक्सिस के अबाउट इसको नाम दे दो 4। I4 कितना हो जाएगा बताओ? 3mr स्क्वायर, करेक्ट। m इंटू r स्क्वायर प्लस 2m इंटू r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3mr स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम देख रहे हो सेम मास है, पर जब डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सिस तुम चेंज कर रहे दे रहे हो, एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सिस्टम का चेंज। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी याद करेंगे हम डिराइव करेंगे और फिर उसको याद भी करेंगे, क्योंकि हमको उसके बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम उसको यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूले हमको याद करने हैं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम नए फॉर्मूले बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं यूजिंग टू थ्योरम्स, वन इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस एंड वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो एक बहुत अच्छा थ्योरम होता है, ये हमारा आज और कल का टॉपिक है। तो यानी ये समझो एक्सिस डिपेंडेंट है, एक्सिस बदल दोगे चेंज होगा। बल्कि अगर हम एक्सिस इस तरह ले लें, मान लो तिरछा ले लें, और हम एक्सिस इस तरह ले लें तो क्या करोगे? मान लो एक्सिस मेरा इस तरह से होता है एट एन एंगल थीटा, ये होता है एक्सिस, तो क्या करते हैं? यहां से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, करते हैं ना ड्रॉप। इसका ये तो इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, अगर ये 5 है और ये एक्सिस नंबर 5 है, तो ये मास तो इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन I5 में 0 होगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताओ? ये डिस्टेंस है 2r, ये डिस्टेंस है 2r, ये है थीटा, ये हो जाएगा 2r साइन थीटा। ये डिस्टेंस है 2r, है ना, और यहां से ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 2r cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 2r sin थीटा, होगा ना? यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m इंटू 2r sin थीटा का होल स्क्वायर, 2m इंटू 2r sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन सब तुमको मिलेगा, अभी आज से मिलना शुरू हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके जोड़ते चले जाओ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको सिंपल याद रखना है कि I अबाउट एक्सिस होता है समेशन ऑफ mi इंटू ri स्क्वायर। मान लो ये है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां एक मास है m,
यहाँ एक मास m, यहाँ भी एक मास m, इसका नाम दे दो A B C, और इसका सेंट्रॉइड का नाम दे दो O। ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, इसका सेंट्रॉइड यहां पर है, इसका सेंट्रॉइड यहां पर है O। यहां एक मास है M, यहां एक मास है M, यहां एक मास है M, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहला है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, BC के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बताओ। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस BC। तो क्या करोगे, B का कंट्रीब्यूशन 0, यस सर, C का कंट्रीब्यूशन 0, यहां से ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर, सर 3 ml बाय 4 हो जाएगा। करेक्ट। तो I अबाउट BC हो जाएगा m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस। तो निकाल सकते हो, ये L है और ये 60 डिग्री है, तो निकाल सकते हो ये m है, ये L मास m है, ये L है, ये है कितना L साइन 60 डिग्री, L साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर होगा ना, तो हो जाएगा ml स्क्वायर 3ml स्क्वायर बाय 4। एग्रीड। यस सर। अब बताओ, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसका नाम दे दो ABCD, ये इसका AD के अबाउट, एक्सिस AD के अबाउट, यानी एंगल बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड या मीडियन, जो समझ लो। इस केस में तीनों सेम है, इक्विलेटरल में तीनों सेम होता है। इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका कितना बताओ L/2, हाँ सर, L/2 स्क्वायर, इसका कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस m इंटू L/2 का स्क्वायर, तो आ गया ml स्क्वायर बाय 2, आ गया ना। हाँ सर। तीसरा, an axis passing through O and perpendicular to the plane of this, an axis passing through point O and perpendicular to the plane of the triangle। इस एक्सिस के बाद एक ऐसा एक्सिस जो O से पास हो रहा है और इस ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एन एक्सिस, वो कौन सा पॉइंट, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोलो, सरकम सेंटर बोलो, इन जो है सेंटर बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों सेम होता है, ठीक है ना। हाँ एन एक्सिस पासिंग थ्रू O, एन एक्सिस पासिंग थ्रू O, देखो O से पास करने वाला इनफाइनाइट एक्सिस बन सकता है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा। एक्सिस पासिंग थ्रू O, एक्सिस तो O से ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास, सब पास हो रहा है ना। इनफैक्ट 3 डायमेंशन में तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, इस तरह से पास हो सकता है, ऐसे ही पास हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस सर। एक पॉइंट O से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं, सिर्फ पॉइंट O बताने से नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट O बताने से नहीं होगा, ये बताना पड़ेगा कैसा पॉइंट है। एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड O एंड नॉर्मल टू, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सिस तुम्हारा ये है, समझो एक्सिस तुम्हारा ये है। अब अगर तुम यहां से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर तो कैसे आएगा, देखो यहां से ड्रॉप करोगे ये आएगा परपेंडिकुलर, आएगा ना, यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा। यस सर। अगर एक्सिस ये है, इस लाइन पे अगर यहां से, इस लाइन पे अगर यहां से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, यहां ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, ये तो पता है, ये तीनों डिस्टेंस होगा इक्वल। तो यानी यहां पे लिख सकते हैं I अबाउट O इज 3 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर होगा। हाँ सर।
एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर, ये मास m, डिस्टेंस जो है r पे, एक्सिस ये है, तो ये डिस्टेंस यहां से इस लाइन पे, इस पेन पे ड्रॉप कर रहे हैं, इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर। अब r निकालना है, तुम निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस है l/2, ये डिस्टेंस है l/2 और ये है 30 डिग्री, है ना। तो लिख दो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है बताओ, l/2 डिवाइडेड बाय r होगा इस ट्राइंगल में, cos 30 डिग्री l/2 बाय r, ठीक है। तो √3/2 इज इक्वल टू l/2r, ये और ये कट गया, तो r कितना आ गया बताओ, l/√3। तो डाल दो यहां l/√3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, ml स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम क्या ले रहे थे, अभी तक हम वो पार्टिकल ले रहे थे, सिस्टम ले रहे थे जिसमें कि काउंटेबल नंबर पॉइंट मासेस थे। ये एक पॉइंट मास, ये एक पॉइंट मास, ये एक पॉइंट मास, 3 मास है। तुम नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ मासेस को काउंट कर सकते हो। यहां यहां या 3 ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां। बट इस पेन पे कितने पार्टिकल हैं, इनफाइनाइट। इस पेन पे इनफाइनाइट पार्टिकल है, ठीक है। किसी सिलेंडर के ऊपर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, रॉड, कोन, हॉलो कोन, इलिप्सॉइड, इन सब पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं कैसे। तो ये तो सिस्टम कौन सा था, दिस सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, दीज आर द सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। ये फॉर्मूला कब लगाए थे, व्हेन दिस इज सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। दूसरी बात, एक चीज और बता देना चाहता हूं, कभी चालाकी मत दिखाना, कभी चालाकी मत दिखाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तुमने बॉडी को उसके सेंटर मास पे रिप्लेस करके एक बार में निकाल दिया। ऐसा चालाकी मत करना कि बॉडी को, पूरे बॉडी को उसके सेंटर मास पे पॉइंट मास मान लेना और उस पॉइंट मास को मान के निकाल देना, बोलना कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये चालाकी मत करना। अगर हम इन तीनों का पॉइंट ऑफ मास लेते, तीनों का सेंटर मास निकालते, कहाँ आता, यहां पे। तो हम अगर ये सोचते हैं कि इन तीनों का मास हो गया 3m, उसको सेंट्रॉइड पे डाल दो, तीनों मास 3m मास कन्वर्ट करके सेंट्रॉइड पे डाल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, 3m × 0²। तो गलत था ना, क्यों गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि जब तुम सेंटर मास निकालते हो तो लिखते हो m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। ये होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, होता है ना। यस सर। और अगर तुम पूरे बॉडी को एक जगह रिप्लेस करना चाह रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। ये ना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू, अगर तुम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है, तुम चाहते हो इस पूरे मोमेंट ऑफ, पूरे मास को एक पॉइंट पे डाल दें, कंबाइंड टोटल मास को एक ऐसे डिस्टेंस पे डाल दें कि एक पॉइंट मास जिसकी मास कितनी हो m1 प्लस m2, वो अकेले उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दे दे। यहां इसको लिखोगे सम डिस्टेंस x का स्क्वायर। सोचो अगर दो मास है, m1 डिस्टेंस r1 पे और m2 डिस्टेंस r2 पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल रहा है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। हम चाहते हैं m1 और m2 को कंबाइन कर दें, एक बना दें, तो हम उसको कितने डिस्टेंस पे डालें कि अकेला उस पॉइंट मास का कंट्रीब्यूशन mx स्क्वायर इसकी बराबरी कर दे। तो टोटल मास क्या डालोगे, m1 प्लस दिस, और यहां डालोगे x स्क्वायर, दोगे ना। यस सर। तो यहां से x स्क्वायर क्या आएगा,
यहां से एक्स स्क्वायर क्या आएगा, m1 प्लस m2 यहां डाल दो, इसको ले लो रूट। क्या दोनों सेम आएगा, क्या दोनों सेम आएगा? नो सर। नहीं आएगा। सेम आता अगर ये और ये सेम अगर हो जाएगा तो इसको भी स्क्वायरिंग कर दो, एक काम करो इसको भी स्क्वायरिंग कर दो। तो जब दोनों अगर इक्वेट कर दोगे और दोनों को इक्वेट कर दोगे, एक मिनट नहीं, हाँ मत करो स्क्वायरिंग, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अगर इक्वल टू हो जाए, समझो अगर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अगर इक्वल टू हो जाए, किसके, इसका रूट ले लो, रूट ले लो, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो मास इक्वल भी ले सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। चलो अभी तो ये बता रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, तो वो स्मार्टनेस मत दिखाना, वो स्मार्टनेस मत दिखाना। जिस पॉइंट पे, जिस डिस्टेंस पे इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। हम वो निकालेंगे क्या होता है। इस पॉइंट से एक मास राइट में है और एक मास लेफ्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास इस लेफ्ट वाले, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट खींचता है और राइट वाला राइट खींचता है, यानी सेंटर ऑफ मास में अगर ये प्लस है तो हो सकता है ये माइनस हो। सेंटर ऑफ मास के केस में ये अगर प्लस है तो हो सकता है ये माइनस हो, पर इस केस में सब प्लस ही होता है, किसी का कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं होता है। ठीक है ना, आएंगे उस पर जब उसको हम बताएंगे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ठीक है, कुछ पूछना था? कोई कुछ पूछ रहा था? देखो अब समझो, अगर हमको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका तरीका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन? अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली वेरिंग है तो उस केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? उस केस में हमारा फॉर्मूला बस ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये मान लो हम कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं देखो ये कोई सॉलिड बॉडी है, अर्थ है या कुछ भी है, ये अर्थ है कुछ भी हुए और ये घूम रहा है ऐसे करके, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो क्या करते हैं, यहां से हम डिस्टेंस आर पे जाते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे जाते हैं और एक मास लेते हैं छोटा सा पॉइंट मास। हम आर और डी आर के बीच में एक मास लेते हैं डीएम, हम आर और डी आर के बीच एक स्मॉल मास लेते हैं डीएम। ठीक है, ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। जिस तरह पॉइंट मास का होता था डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये जो पॉइंट मास है डीएम, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, वेयर इफ डीएम मास is located at a distance r, at a perpendicular distance, r from axis. Agreed? ठीक है, तो इसको ये हो गया डी आई, ऐसे ऐसे बहुत सारे आई आएंगे, सबको इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आई एक्सिस के ओर आ जाएगा। यही हमारा तरीका है। यहाँ एक चीज समझना बड़ा, हाँ बताओ सर, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे डीएम को? वो बता रहे हैं, वो तो लिमिट वहां पे, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना चाहें विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। वो तो केस पे हम देखेंगे, हमको बस ये करना है कि हर पार्टिकल
कोई पार्टिकल छूटे नहीं, कोई पार्टिकल जो है ये ना हो कि कोई पार्टिकल छूट जाए, और ये भी ना हो कि कोई पार्टिकल रिपीट कर जाए। याद रखना, नो पार्टिकल शुड बी लेफ्ट, नो पार्टिकल या नो डीएम, नो डीएम should be left and no DM should be repeated. देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, वो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये हमारा तरीका है DM इंटू आर स्क्वायर। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, मान लो ये एक एक्सिस हमारा, और किसकी और मोमेंट इनर्शिया निकालना है। हमने यहां पर एक मास रखा m, एक ही पॉइंट मास है m। हमने यहां एक मास रखा m, पॉइंट मास है, इसकी डिस्टेंस यहां से r। बताओ मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मास को दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, m/2 यहां, m/2 यहां। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ही होगा, mr स्क्वायर। सर mr स्क्वायर हो जाएगा ना, m/2 r स्क्वायर प्लस m/2 r स्क्वायर, हां सर होता है, mr स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर दो टुकड़ों में तोड़, m/4 एक रिंग बना लेते हैं रेडियस r का, और यहां पर कहीं 60 डिग्री पे या फिर 60 डिग्री पे एक मास यहां डाल देते हैं m/4। अब कितना होगा, अभी भी होता ही रहेगा, वही रहेगा, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस m/4 को यहां पर m/8 कर देते हैं और एक सिलेंडर बनाते हैं। एक सिलेंडर बना रहे हैं, किसका, रेडियस r का, समझो एक हम सिलेंडर बना रहे हैं रेडियस r का। एक सिलेंडर बना, थिन सिलेंडर, एक थिन सिलिंड्रिकल सेल बना रहे हैं, एक सरफेस बना रहे हैं, इमेजिनरी सरफेस बना रहे हैं, सिलिंड्रिकल किस्म का इमेजिनरी सरफेस है। यहां हम डाल दिए m/8 और यहां पर हम डाल दिए ला करके m/8। अब बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं होगा, उतना ही आएगा, यस उतना ही आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, अब इस सब को हटाते हैं, हम टुकड़ों टुकड़ों में, पैचेस में, पैचेस समझ रहे हो, धब्बों के रूप में, धब्बा होता है जैसा, एक धब्बा यहां बना रहे हैं, एक धब्बा यहां बना रहे हैं इस इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर, एक धब्बा कहीं यहां बना रहे हैं, एक धब्बा कहीं इसके पीछे साइड बना रहे हैं, सबका सम टोटल मास है। अब कितना होगा, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर ही होगा। कहने का मतलब है, समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आगे है कि पीछे। मैं मान लो एक्सिस हूं, मैं अगर एक्सिस हूं, मैं अपने हाथ को ऐसे जो है कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, मैं अपने हाथ को इस तरह से बढ़ा रहा हूं। मेरे हाथ का ये डिस्टेंस कितना है r, और ये जो है डिस्टेंस ये कितना है dr। मेरा हाथ का डिस्टेंस है r और ये थिकनेस नेग्लिजिबल है dr। अगर मैं पूरी चारों तरफ ऐसे घूम जाऊं, ऊपर भी और नीचे भी पूरी घूम जाऊं, उसमें अगर पूरी मुट्ठी में मेरे एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे अगर टोटल मास m है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ये मैटर नहीं करता है, उसका कंट्रीब्यूशन mr स्क्वायर ही होगा। समझ रहे हो, यस इसका मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब ये हुआ कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक रिंग है इस तरह से और एक रिंग है इस तरह से, और इसकी मोमेंट इनर्शिया तुम इसके अबाउट जानते हो। एक रिंग है और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम उसके एक्सिस के अबाउट जानते हो। तुम इसको से खींच दो, बन जाएगा हॉलो सिलेंडर, बन जाएगा ना, यस सर, उसका मोमेंट इनर्शिया सेम आएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो हॉलो सिलेंडर का आएगा और जो पॉइंट मास का आएगा। क्योंकि अगर हम इस मास m को इस पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो भी इतने दूरी पे
the locus of all the points equidistant from an axis, the locus of all the points equidistant from an axis from a straight line is a hollow cylinder. और उसके ऊपर मास m है तो उसका कंट्रीब्यूशन mr स्क्वायर होगा। इसीलिए किसी भी मास को एक्सिस के पैरेलल एक्सटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी मास को एक्सिस के पैरेलल एक्सटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको देखेंगे बाद में, तो सिर्फ ये हम बता देते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका एक्सिस ये है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस साइड को बाइसेक्ट करता हुआ इस प्लेन में निकल जाए, इसको बोलेंगे ऐसे। इसको ऐसे फोल्ड कर दो, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दो, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दो, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दो, करते जाओ, इनफाइनाइट बार फोल्ड कर दो। क्या बन जाएगा? रॉड बन जाएगा ये। और तुम इसको इनफाइनाइट बार फोल्ड कर दो, ये बन जाएगा रॉड। इस एक्सिस के अबाउट, पेन एक्सिस के अबाउट, इस रॉड का तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो। इसका मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो? तुम ये जानते हो, ये अगर इसका एक्सिस है, इसके अबाउट तुम अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो तो तुम समझो यहां पे x और dx के बीच में एक मास था dm। यहां x और dx के बीच में एक मास कितना था? dm। और ये रॉड है तो x और dx के बीच में एक मास था dm। इस dm का एक कंट्रीब्यूशन था, इस dm का एक कंट्रीब्यूशन था। अब मैं अगर इस dm को खोल दूं ऐसे, अब मैं अगर इस dm को ऐसे करके खोल दूं तो क्या होगा? तो यही dm मास, यही dm मास और इससे फैल जाएगा। बट ये मास अभी भी इक्विडिस्टेंट है, सबका सब x डिस्टेंस पे ही है ना, एक्सिस से। इसका मोमेंट इनर्शिया वही आएगा, इसलिए रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो एक रॉड का होता है। सिमिलरली रिंग को ले लो, रिंग का मोमेंट इनर्शिया निकालो, उसको एक्सिस के पैरेलल एलोंगेट कर दो, या एक स्प्रिंग ले लो, एक डिस्क ले लो और डिस्क को ऐसे एलोंगेट कर दो, एक रिंग ले लो और रिंग को ऐसे एलोंगेट, वो बन जाएगा हॉलो स्फेरिकल सेल, उस हॉलो सिलिंड्रिकल सेल। उसका मोमेंट इनर्शिया वही आएगा। डिस्क का मोमेंट इनर्शिया वही आएगा जो सॉलिड सिलेंडर का आएगा, क्योंकि जब वो डिस्क था, समझो जब वो डिस्क था, अगर ये डिस्क है तो यहां r और dr के बीच में, x और dx के बीच में कुछ मास था। और ये डिस्क है तो इसका एक कंट्रीब्यूशन था। जब तुम इसको ऐसे खींचोगे तो यही डिस्क, यही मास dm एलोंगेट होकर क्या बन जाएगा? हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन वही रहेगा। सॉलिड सिलेंडर, करेक्ट, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन वही रहेगा। तो याद रखना, एक्सिस के पैरेलल किसी मास को, या इनफैक्ट किसी मास dm को, या यूं समझ सकते हो एक सिलेंडर या all the mass equidistant from the axis, all the mass, total mass equidistant from the axis, that is on a hollow cylindrical surface of radius r। एक cylindrical surface of radius r पे जितना मास है, तुम उस पूरे को एक रिंग पे डालो या पॉइंट मास बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसीलिए हम देखेंगे चल के कि अगर तुमको रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको इसके अबाउट पता है और तुमको इस एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब क्या है? इसके परपेंडिकुलर, और तुमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है, तो इसी मास को अगर हम इस आर्क के फॉर्म में कर दें, और इसी मास को अगर हम इस आर्क के फॉर्म में कर दें, सेम मास m, सेम रेडियस r, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। सही है? इसका दो मेथड है, देखेंगे हम। उसको हम, दूसरा होता है स्केलिंग आर्गुमेंट। ठीक है, हम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम यूज करेंगे।
क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक ऐसा चीज है जिसमें लॉजिक बहुत लगता है। मैथ बहुत कम लगाना है, लॉजिक सबसे ज़्यादा लगाना है। लॉजिक में दो चीज़ें हैं, पहला हमारा आर्गुमेंट और दूसरा हमारा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रेशियो। हमको इंटीग्रेट नहीं करना है, हमको इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछेगा। आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, इंटीग्रेशन का मेथड जानना है, बट उस पर स्ट्रेस नहीं करना है। आईआईटी तुमसे जब भी पूछेगा तो छका के पूछेगा, सेंटर ऑफ मास और उसको मिला के पूछेगा, देखना क्या क्या पूछता है, ठीक है। सो हमारा ये फॉर्मूला होता है dm into r square. Let us find some moment of inertia. Let us find one moment of inertia using this method. Let us find one moment of inertia using this method. सबसे पहला, सबसे बेसिक एक काम करते हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसके अबाउट? एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Moment of inertia of a uniform rod about its perpendicular bisector. सो आपका रॉड ये है, ये तुम्हारा रॉड है, बहुत थिन है, इसकी मास है m, लेंथ है l, और इसका सेंटर यहां पर है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपको इसकी वाट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे? तो काम करते हैं, इसको एक डिस्टेंस r पे जाते हैं और dr पे जाते हैं। यहां से डिस्टेंस कितने पे जाते हैं? r पे, और बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस, माइक्रोस्कोपिक, लेस देन द लीस्ट, इनविजिबल, इतना छोटा है, ये मास लेते हैं dr। इसकी मास कितनी हो जाएगी? इसकी मास कितनी है ये बताओ? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dr होगा ना। और ये कितने डिस्टेंस, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक पॉइंट मास। ये पॉइंट मास की तरह, अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो ये पॉइंट मास है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 8 डिस्टेंस पे। तो ये बताओ, जब कोई पॉइंट मास रखा होता है dm, कितने डिस्टेंस पे? 8 डिस्टेंस पे, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? dm इंटू आर स्क्वायर। सो di हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं, हमने यहां पे गए थे r पे और फिर गए थे r प्लस डी आर पे, r से बढ़ के r प्लस डी आर के बीच में एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। dm कितना हो जाएगा? m बाय एल इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं इसमें, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन को ऐड करना है। एडिशन को, समेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन, समेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आई कितना आ जाएगा बताओ? m बाय एल कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी आर। अब बता लिमिट कहां से कहां तक लें? लिमिट कहां से कहां तक लें? 0 से L/2। अगर हम 0 से L/2 लेंगे तो यानी हमने यहां से स्टार्ट किया, r इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ, और r इक्वल टू L/2 मतलब ये हुआ। यहां पे हम लिए, फिर यहां लिए, बढ़ते गए, स्वीप कर रहे हैं ना। r इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुए और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए। तो ये रॉड तो आ गया हाफ, बट ये छूट गया ना। दो बार कर, करेक्ट। तो बस दो तरीके हैं, या तो इसको माइनस L/2 से L/2 लेके चले जाओ, यहां से स्टार्ट करो यहां तक जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये r था और ये r प्लस डी आर है, ये डिस्टेंस r था और ये r प्लस डी आर, यानी तुमने राइट वर्ड को पॉजिटिव माना है, इसको क्या माना है? ओरिजिन, और इसको माना है, राइट वर्ड को माना है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये r था और ये r प्लस डी आर है। तो तुम या तो इसको माइनस L/2 से प्लस L/2 लेके जाओ, या फिर 2 टाइम्स ऑफ 0 से L/2 जाओ, है ना। बात एक ही आएगी। याद रखना, कोई पार्टिकल छूटना नहीं चाहिए और कोई पार्टिकल रिपीट नहीं होना चाहिए। 0 से L/2 जाने में
0 से L/2 तक जाने देखेंगे। जब भी हम इस टाइप का चीज करेंगे, इंटीग्रेट जहां भी करेंगे, हम इस बात का हम लॉजिक जो लगाएंगे, कहां से कहां लिमिट लेना है, उसका सबसे बड़ा लॉजिक है कोई पार्टिकल छूटना नहीं चाहिए। यानी सोचो, तुम जो जो डीएम ले रहे हो वहां एक पेंट लगाते जाओ। तुम जहां जहां डीएम ले रहे हो वहां पे एक पेंट लगाते जाओ, एक ब्रश से पेंटिंग करते जाओ। तो होना क्या चाहिए, किसी भी जगह पे पेंटिंग छूटना नहीं चाहिए और किसी भी जगह का पे पेंट किए हुए में दोबारा पेंट नहीं करना है। ठीक, तो यहां से यहां तक जाओ, दोनों में कर लो, वही आएगा। ये हो गया 2m/L, ये हो गया कितना r³/3, r³/3 है ना, L/2 का क्यूब/3। r स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन। r स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन, r³/3, L/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, mL²/12, हाँ 8 3 24 12 mL²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू। सो इसके अबाउट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इनफाइनाइट फोल्ड नहीं हो सकता है जानते हैं, फिर भी एक फोल्ड तो हो जाएगा। और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ml, सेंट्रल एक्सिस अबाउट mL²/12 है। ठीक, एग्रीड। इसका मतलब ये हुआ, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, अगर ये लेंथ L है, अगर ये लेंथ L है तो mL²/12 होगा। होगा, और इसके अबाउट अगर ये लेंथ विथ B है तो mB²/12 होगा। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। तो अगर हम इसी को खींच दें ऐसे, इसी को हम ऐसे, इस डीएम मास को हम एक्सटेंड कर दें इस तरह से, हर डीएम मास को हम क्या करें, एक्सिस के पैरेलल खींच दें, सेम डिस्टेंस रखते हुए आर और डी आर के बीच में, सेम मास डीएम को, ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा। अगर ये लेंथ एल है तो इसके बाद होगा mL²/12। ठीक, तो चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। सर, हाँ सर ये mL²/24 होना चाहिए ना? यहाँ पे 8 3 12। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है।